नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी ने किया 32,000 करोड़ का घोटाला, सबूत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ दर्ज की शिकायत। गृह मंत्री के चुनावी दौरे पर रोक लगाने की उठा दी मांग। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, पीएम मोदी के रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी राहत, कांग्रेस ने दिया यह बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने की महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग, पिता को याद कर भावुक बात कही। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि डीके शिव कुमार का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराने की जा रही है कोशिश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अडानी ने किया 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला, सबूत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है मोदी सरकार। ये बयान राहुल गांधी ने दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने कोयला घोटाला किया है, जिसके कारण बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं और बिजली दरें बढ़कर जनता के 32,000 करोड़ रुपए डकार लिए गए। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बुधवार पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले हम 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि 12,000 करोड़ रुपए का एक और घोटाला हुआ है। और इस तरह से अडानी समूह ने पूरा 32,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि घोटाले के दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने प्रिय उद्योगपति के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना था कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब अडानी के खिलाफ दस्तावेज हैं तो पीएम मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार इस उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, जबकि इसको लेकर कांग्रेस संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रही है और सवाल उठा रही है और इस घोटाले के सबूत भी दे रही है। उनका कहना है कि अडानी ने हिंदुस्तान की जनता की पॉकेट से 12,000 करोड़ रुपए निकाले हैं और इस तरह से अडानी ने देश में 32,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले का पैसा देश की जनता की जेब से बिजली की कीमतें बढ़ाकर वसूला गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ दर्ज की शिकायत, गृह मंत्री के चुनावी दौरे पर रोक लगाने की छत्तीसगढ़ में कर दी है मांग। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं और इसके साथ ही पार्टियां विपक्षी दलों पर लगातार हमले बोल रही है। इसी कड़ी में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजनांदगांव वाले चुनावी भाषण को कांग्रेस ने हेट स्पीच करार दिया है। दोस्तों, गृह मंत्री पर सांप्रदायिक भावना आहत करने व भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन के लिए चुनावी सभा में गृह मंत्री का बयान धार्मिक उन्माद भड़काने वाला था। गृह मंत्री ने झूठ कहा कि बिरनपुर घोटाले के आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं। हकीकत तो यह है कि राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी और आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ में हार साफ दिख रहा है, इसीलिए वो सांप्रदायिकता का सहारा लेना चाह रहे हैं। वहीं दोस्तों, निर्वाचन कार्यालय में अलग अलग मामलों में भाजपा कांग्रेस की शिकायतें पहुंचने लगी हैं। भाषण से लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट, वीडियो, रील्स और अन्य मामलों को लेकर निर्वाचन में आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, मोदी सरकार के रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं और लोग अब उन्हें रिटायर करने जा रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के आंकड़ों की तमाम चालाकी के बावजूद मोदी निर्मित मुद्रास्फीति की खबरें हर दिन सामने आ रही हैं। त्योहारी सीजन में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई और बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और कार्यकाल के दौरान महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। लोग अब उन्हें रिटायरमेंट देने जा रहे हैं और तभी देश के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट भी संलग्न की जिसमें गेहूं सहित पिछले 8 महीनों में
आसमान छूने वाली कई वस्तुओं की कीमतों पर प्रकाश डाला गया। महंगाई के मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने कई मौकों पर आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूते कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की, पिता को याद करके हुई भावुक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्रमुक महिला अधिकार सम्मेलन में शामिल हुई और उनके साथ ही इस सम्मेलन में उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आम आदमी पार्टी विधायक राखी बिड़ला, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले समेत कई दलों की महिला नेता इस सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करती हूं। हम भारत की महिलाओं के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना हमारा अधिकार है। मैं मांग करती हूं कि हमारे अस्तित्व का महत्व समझा जाए और अपने सशक्तिकरण के लिए एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हमारे महत्व का सम्मान किया जाए। मैं मांग करती हूं कि दिन पर दिन हमारे खिलाफ होने वाले अन्याय के प्रति अपनी सहनशीलता का महिमा मंडन हम बंद कर दें। मैं हर उस सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक व्यवस्था को खारिज करने की मांग करती हूं जो हमारे उत्पीड़न पर पनपती है और हमें उसके साथ समझौता करने के लिए मजबूर करती है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डीके शिव कुमार का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। शिव कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने की भाजपा की कोशिश की जानकारी है। उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूं कि भाजपा कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और सभी विधायक आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मुझे बता रहे हैं कि कौन भाजपा के संपर्क में है। वो हमें ये भी बता रहे हैं कि उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। शिव कुमार से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की भाजपा की कोशिश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र होने दीजिए, मेरे पास सारी जानकारी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में सियासी हलचल तेज, सीएम नीतीश का अचानक जेडीयू दफ्तर जाना और फिर रात में लालू से मुलाकात ने बढ़ाई धड़कन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सोमवार देर रात अचानक लालू यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद तरह तरह की अटकलें भी लगने लगी हैं और अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों नेताओं ने रात में मुलाकात की है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मौजूद होने की बात भी कही जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार की शाम बिना किसी सूचना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और वो लगभग 10 से 15 मिनट तक वहां रहे। वहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पहुंच गए और लालू प्रसाद से उन्होंने भेंट की। जेडीयू प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शाम 5 बजे के करीब जेडीयू दफ्तर पहुंचे। वो राजधानी स्थित कंकड़बाग इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी थे और जेडीयू कार्यालय में जिस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे उस समय पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी निकल चुके थे, जबकि लगभग 50 की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पार्टी दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं का हाल लिया और कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का 5 राज्यों में चुनाव हारना लगभग तय, सीएम सिद्धारमैया ने बताई इसकी वजह। जी हां दोस्तों, क्या 5 राज्यों में चुनाव हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को भाजपा पर निशाना साधा। सीएम ने पार्टी पर आरोप लगाया है कि आईटी और ईडी के छापे धन इकट्ठा करने के लिए किए जा रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अमीर व्यापारियों और ठेकेदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है क्योंकि पार्टी पहले की तरह धन जुटाने में असमर्थ है और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में हार लगभग तय है। अपने नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए भाजपा और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए सीएम ने दावा किया है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी पहले से ही आगामी चुनावों में अपनी हार के लिए बहाने ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा के इस आरोप पर प्रतिक्रिया वो दे रहे थे कि हाल ही में आईटी विभाग की तलाशी के दौरान ठेकेदारों से बरामद करोड़ों रुपए 5 राज्यों में चुनावों के लिए पार्टी को वित्त पोषित करने के लिए कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के इशारों पर एकत्र किया गया
कमीशन का पैसा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस को तमिलनाडु के 3 जिलों में रूट मार्च निकालने की अनुमति नहीं, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने 22 अक्टूबर को मदुरई, रामनाथपुरम और शिवगंगा जिले में आरएसएस को पथ संचलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं दोस्तों, इससे पहले सोमवार मद्रास उच्च न्यायालय आदेश दिया था कि 22 और 29 अक्टूबर को तमिलनाडु में 35 स्थानों पर प्रस्तावित आरएसएस के रूट मार्च के लिए पुलिस अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने कार्यक्रम की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को कम से कम 3 से 5 दिन पहले अनुमति देनी होगी। न्यायाधीश ने यह कहते हुए कि मार्च के मार्ग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, अनुमति देने के लिए पुलिस द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में तेज हुई चुनावी तैयारियां, ईवीएम का वितरण शुरू, कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर ईवीएम का आवंटन शुरू कर दिया गया है। जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल जितने मतदान केंद्र हैं उनके हिसाब से 116% ईवीएम का आवंटन किया गया है। वहीं दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि जिले में 2500 से अधिक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनें उपलब्ध हैं। इनमें से 10% से अधिक मशीनों को मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षण में उपयोग किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जिले में 2033 मतदान केंद्र हैं और यदि इनके हिसाब से 116% यानी कि 2360 ईवीएम को 7 विधानसभा चुनाव के लिए आवंटित किया गया है। दोस्तों, दरअसल एक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, इन 3 मशीनों को मिलाकर एक वीवीपैट बनती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आजम और उनके परिवार को सजा, भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव, धर्म को जोड़कर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आजम खान और उनके परिवार को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है, बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से आए लोग, अधिकारी उनके साथ साजिश पहले दिन से कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, माननीय आजम खान जी और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो भी देख रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते कि शिक्षा तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहें। इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के कई दरवाजे खुले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जुल्म करने वाले याद रखें, नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत आवाम की भी होती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष ने मिलजुल कर चुनाव लड़ने के लिए बनाया इंडिया गठबंधन, हम मजबूती से लड़ेंगे, संजय राउत ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि अगले साल होने वाले आम चुनाव को एकजुट होकर लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस उन राज्यों में सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू करे जहां वो कमजोर स्थिति में है। संजय राउत ने बुधवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले विपक्ष ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था। हमारा सबसे पहला मुद्दा है भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ना। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी पार्टियां शामिल हैं, जैसे कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है। इसी तरह अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी इस गठबंधन में शामिल हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपस्थिति है। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस को उन राज्यों में सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू करनी चाहिए जहां उसकी बड़ी उपस्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस का खास दखल नहीं है वहां वो गठबंधन के सहयोगी दलों से सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू करे, लेकिन विपक्षी दलों में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन जाती है तो बहुत अच्छा है और अगर सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बनती तो भी हम फैसले का स्वागत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झोटवाड़ा में लगे राजवर्धन गो बैक के नारे, गोकलपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे और प्रत्याशी बनाने पर लोग कर रहे हैं विरोध। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जयपुर की 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने जोटवाड़ा सीट से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर जयपुर ग्रामीण सांसद राजवर्धन सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया है और इसी तरह विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर राज्य सम्मत सांसद दिया कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। राजवर्धन सिंह राठौर को प्रत्याशी घोषित करने के बाद से ही स्थानीय कार्यकर्ता
उनका विरोध कर रहे हैं और अब यहाँ पर गो बैक और काले झंडे दिखा दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान चुनाव में बीजेपी में मच रहा है बवाल। राजेंद्र राठौड़ बोले, एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई पहली सूची में घोषित कई प्रत्याशियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। टिकट से वंचित रहे दावेदार अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लग गए हैं और पूर्व में कई सीटों पर बगावत का ऐलान किया जा चुका है। अब फतेहपुर में भी टिकट के दावेदार रहे बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। वहीं टिकटों को लेकर पार्टी में मचे घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में घोषित किए गए कई प्रत्याशियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इस मामले को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान दिया है और उन्होंने टिकटों में बदलाव की संभावना के सवाल पर कहा कि एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता। बीजेपी उन पार्टियों में नहीं है जो उच्च स्तर पर हुए निर्णय पर बात करे। अभी तक टिकट बदलने का कोई इंडिकेशन नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी से गठबंधन करते ही जेडीएस में बवाल। कुमारस्वामी ने बागी इब्राहिम पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली कर्नाटक की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी जनता दल सेक्युलर में बवाल शुरू हो गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एच.डी. कुमारस्वामी ने बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के लिए मंगलवार को प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम पर निशाना साधा और कहा कि वो उनके किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेते। बता दें कि इब्राहिम ने सोमवार को पार्टी के कुछ नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो असली जेडीएस का नेतृत्व कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी असली है तो उन्हें एक बोर्ड लगाना चाहिए। वो असली वाले हैं, उन्हें किसने रोका है? वो जो चाहते हैं करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खुद के गांव में पानी नहीं पहुंच जा पाए सिंधिया समर्थक मंत्री पर कांग्रेस उम्मीदवार का जबरदस्त हमला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आधी से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने मुंगावली सीट पर भाजपा से आए यादवेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। यादवेंद्र सिंह ने सिंधिया समर्थक विधायक और राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह यादव के परिवारजनों पर सरकारी विभाग से महीना बंधा होने का आरोप लगाया है। साथ ही मंत्री के परिजनों द्वारा क्षेत्र में अवैध उत्खनन और राशन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया गया है। यादवेंद्र सिंह ने मुंगावली से विधायक एवं राज्य सरकार के पीएचई राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने मंत्री और उनके परिवारजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मुंगावली में किसी से भी मुकाबला हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के मुद्दे को छत्तीसगढ़ में उछाल रहे हैं बघेल, भाजपा की राहें कर देंगे मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और इस बीच राज्य में जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह प्रदेश में ओबीसी के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति की तादाद है। सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने वादों से इन आरक्षित वर्गों को रिझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सूबे की राजनीति में शुरू से ही आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन बिहार से जाति जनगणना का मसला उछलने के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। बिहार में हुए जातीय सर्वे और उसके नतीजे के बाद दूसरे राज्यों के साथ साथ चुनावी राज्यों में भी ये मुद्दा जोर पकड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है और प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आबादी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सत्ता में लौटने के लिए जातिगत जनगणना करने की घोषणा की है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुद कई चुनावी रैलियों में बोल चुके हैं कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी को कितना प्रतिनिधित्व है इसका पता जाति जनगणना से ही चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उज्जैन में पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो पर पोती जा रही काली स्याही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उज्जैन जिले में पीएम मोदी की तस्वीर पर स्याही पोती जा रही है। दरअसल इन दिनों यूरिया की बोरियां किसानों को बांटी जा रही है। बोरियों पर किसानों को संदेश के साथ साथ पीएम मोदी का फोटो भी लगा है। आचार संहिता के चलते पीएम मोदी की तस्वीर पर स्याही पोतकर छिपाया जा रहा है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 महीने का भी समय नहीं बचा। चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू है और इसका सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है। आचार संहिता का पहला निशाना संपत्ति विरूपण होता है, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर राजनीति से संबंधित व किसी दल के नेता आदि जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके फोटो का भी प्रदर्शन किसी द्वारा नहीं किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जालौन में मिशन शक्ति कार्यक्रम में भिड़ी भाजपा की महिला कार्यकर्ता, एक दूसरे के बाल नोचे और जमकर हुई मारपीट। जी हां दोस्तों, जालौन में भाजपा के मिशन शक्ति कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ता आपस में भिड़ गई। देखते ही देखते महिलाओं ने एक दूसरे के बाल नोचने लगी और वहां मौजूद 1-2 युवक ने भी महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई। वहां मौजूद अन्य महिलाएं भी मारपीट करने लगी और किसी तरह उन महिलाओं को अलग किया गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में सेक्युलर कांग्रेस नहीं, कमलनाथ का हिंदुत्व चलेगा। प्रत्याशियों की लिस्ट और वचन पत्र ने बताई रणनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मुस्लिमों की राजनीति छोड़ हिंदुत्व पर सारा फोकस जमा रखा है और इसका बड़ा क्रेडिट पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को जाएगा, जिनकी तरफ से न सिर्फ सेक्युलर हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है, बल्कि प्रत्याशियों की लिस्ट और घोषणा पत्र में भी इसकी छाप साफ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी सरकार और यहाँ पर किसकी होगी हार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले